हिस्ट्री मुख्य परीक्षा के अंतर्गत क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज के इस क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जिस क्रांतिकारी आंदोलन को संपन्न किया गया, उस क्रांतिकारी आंदोलन की क्या विशेषता थी और उसके संदर्भ में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, ये बात सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य संचालन किया गया और 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 ईस्वी के बीच राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों में, जो 3 चरण माने जाते हैं, उन चरणों से गुजरता हुआ हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की। यह बात सही है, लेकिन क्या केवल और केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन तक ही भारत का राष्ट्रीय आंदोलन सीमित था, या फिर इसमें कुछ कह सकते हैं कि कुछ सपोर्टिव रोल अदा करने वाले कुछ एक ऐसे आंदोलन के भी जन्म हुए जिसने कहीं ना कहीं जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व से परे उन्होंने अपने दम पर आंदोलन को संचालन किया। और ऐसे आंदोलन की कड़ी में भारतीय क्रांतिकारी जो आंदोलन का इतिहास है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जब आंदोलन चल रहा था तो फिर क्रांतिकारियों को क्यों इस बात की आवश्यकता पड़ी कि वो अपनी तरह से आंदोलन का संचालन करें, वो उन्हें क्यों इस बात की आवश्यकता पड़ी कि वो बदनाम जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनकी हत्या करे, वो मरने और मारने की बात करने लगे। तो वो इस तरह का अगर कार्य उन्होंने किया तो उसके पीछे कोई ना कोई परिस्थिति होगी, कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस होंगे। तो वो सर्कमस्टांसेस क्या थे, वो कौन कौन से ऐसे कारण थे, फैक्टर्स थे जिसने कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग ये समझना चाहते हैं कि वास्तव में जब हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत ही सामान्य तौर पर मतलब जो है इनको आतंकवादी आंदोलन कहकर भी पुकारा जाता है, ठीक है ना, कह दिया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से आतंकवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग इसे माने ही माने, लेकिन मेरा अपना ये सोचना है कि इन जो क्रांतिकारियों का जो अपना कंट्रीब्यूशन रहा, उनकी जो देन है या उनके कार्य करने के जो तरीके हैं वो आज के आतंकवादियों के कार्य करने के तरीकों से भिन्न है, ठीक है, भिन्न है। और इस वजह से हम अगर इनके लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से मतलब एक तरह से ये लगता है कि हम इनको आज के आतंकवादी की तरह ही दर्जा दे रहे हैं, जबकि उनका जो उद्देश्य था, इनके जो उद्देश्य हैं आज के आतंकवादियों के, उन दोनों के उद्देश्यों में बहुत ही फर्क है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भगत सिंह हो या इस तरह के जो भी क्रांतिकारी थे, उन सब ने बदनाम लोगों को कह सकते, बदनाम जो ब्रिटिश अधिकारी थे, केवल उनकी हत्या करना इनका उद्देश्य था, सामान्य लोगों को मारना इनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन आज के जो आतंकवादी हैं वो कह सकते हैं कि जिम्मेदार जो लोग अगर हैं उनको मारे तो बात समझ में आती है, लेकिन आप किसको मार रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, ठीक है। तो आपकी नजर में जो दोषी है, जो आपको लगता है आप मार रहे हैं, चलिए कह सकते हैं कि ये भी गलत बात है, लेकिन ओवरऑल आप निर्दोष लोगों को जब मारना स्टार्ट कर देते तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर आतंकवाद जो शब्द है वो शब्द बदनाम हो जाता है। और इसी बदनाम शब्द के साथ जब हम कह सकते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जब उनका भी मूल्यांकन करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से जो है वो क्या हो जाता है कि गलत बात हो जाती है। तो आज कि इस क्लास में हम लोग इस बात को भी थोड़ा सा जो है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आतंकवादी शब्द का आप देखिएगा कि एक बार आईएएस के ही पेपर में जो है भगत सिंह के लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो जब प्रयोग किया गया तो इसका बड़ा विरोध हुआ था, पंजाब हरियाणा वगैरह के क्षेत्र में जो है इसका पुरजोर विरोध किया गया। यहाँ तक कि 2014 में ब्रिटेन के जो है यूनाइटेड किंगडम के किसी कोई यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के एक हिस्टोरियन डेविड हार्डिमन हिंदुस्तान आए थे नई दिल्ली में, उनका एक सेमिनार था और उस सेमिनार में भी जो है उन्होंने क्या किया था कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया था और उसका बड़ा बवाल मचा था, उसका उसी सभागार में उसका विरोध किया गया था, ठीक है ना। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हम आतंकवादी शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये
एक तरह से अगर आधुनिक अर्थ में अगर देखा जाए तो आतंकवाद शब्द जितना बदनाम है, तो उन बदनाम शब्दों के साथ अगर हम कह सकते हैं कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद का मूल्यांकन करते हैं तो थोड़ा सा निश्चित रूप से कह सकते हैं भावनाओं के विपरीत चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम आतंकवाद शब्द और भगत सिंह ने अगर या चंद्रशेखर आज़ाद या इन सारे क्रांतिकारियों ने किसी की हत्या की, अगर कह सकते कोशिशें की, अगर किसी की हत्या की, तो हत्या के पीछे उद्देश्य क्या था, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। और उस उद्देश्य का जो मूल्यांकन है, उस मूल्यांकन का सही परिप्रेक्ष्य में अगर उसका कह सकते हैं कि जिक्र करें, अगर उसकी जो है विवेचना करें, तो हम ये पाएंगे कि आज के आतंकवादी और उस समय के उनके जो कृत्य थे भगत सिंह वगैरह के, उनमें आसमान जमीन का अंतर है। बस एक जो है समानता ये होगी कि हिंसा वहां भी हो रही है, हिंसा यहां भी हो रही है, लेकिन हिंसा के जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य कितने कह सकते हैं कि निरपेक्ष रूप से महान है और इनके कितने महान है, ये चीज है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अब्दुल अजमल कसाब जो है उसने क्या किया था, उसने जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में निर्दोष लोगों पर गोली बरसाई। तो जब निर्दोष लोगों पर गोली बरसाई और उससे जब ये पूछा गया कि तुमने जो है इस तरह की गोलियां क्यों बरसाई, किसके कहने पर बरसाई, तो उसने जो है चाचा लखवी वगैरह का नाम लिया और उसने कहा कि उसने ये कहा था कि तुम्हें जो है कुछ पैसे दूंगा और कश्मीरी लड़की से तेरी शादी करा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तुम इतने सारे लोगों को किसी के कहने पर अपनी जो है वो क्या है कि गोली का निशाना बना रहे हो। तो यहां पे उद्देश्य बहुत ही स्वार्थपरक है। उद्देश्य जो है अपेक्षाकृत एक वर्ग विशेष की जो है लाभ की बात सोचना या अपने हित की बात सोचना, ये उद्देश्य है। लेकिन भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद या उस दौरान के जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों की अगर हम बात करें, उनके अगर कह सकते हैं कि उनके कृत्य का अगर मूल्यांकन करें, तो हम ये पाएंगे कि उनका व्यक्तिगत वास्तव में जो चाहत थी ना, वो चाहत देश के कह सकते हैं कि महान उद्देश्य की पूर्ति में कह सकते हैं कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जो भी हित है उस सारे हित का उन्होंने निस्वार्थ रूप से जो है बलिदान कर दिया। तो ये अपने आप में जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों ने कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को जो है निशाने पर नहीं लिया। हाँ, ये बात सही है कि आप किसी को मारने जा रहे हो, गलती से जो है वो कुछ छिटक कर या कुछ गलती से निशाने पर जो है कोई और आ गया, मारना किसी और को चाहते थे, कोई और आ गया, वो हो सकता है। लेकिन निर्दोष लोगों को मारना इनका, इवन कि अंग्रेज तक की बात कह रहा हूँ कि अंग्रेजों में भी जो निर्दोष थे उन लोगों को मारना इनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन आज के आतंकवादी जो है वो निर्दोष लोगों की हत्या ज़्यादा करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से आज शब्द आतंकवाद जो है बदनाम हो गया। और इसी बदनाम शब्द के साथ जो है जब हम क्या करते हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, सूर्य कुमार सेन, इन सब का जब हम मूल्यांकन करने लगते हैं तो फिर वहीं पे मामला जो है एक तरह से भावना के विरुद्ध चला जाता है और तब लोग जो है वो क्रोधित होते हैं, तब लोग अपने आक्रोश को प्रकट करने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें हो गई है ना। अब हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो कह सकते हैं कि भगत सिंह थे या जो क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी प्रसंग में उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, आतंकवादी हम सब नहीं है, आतंकवादी तो अंग्रेज है, हमने तो प्रत्यातंकवादी, हम सब प्रत्यातंकवादी है, यानी कि हम लोग काउंटर टेररिस्ट हैं। हम आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी आप हो और आपके आतंकवादी कृत्य को जवाब देने के लिए हम सब क्या कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म का हम अनुपालन कर रहे हैं। यानी अपने आप को उन्होंने प्रत्यातंकवादी कहा और कहा कि ये जस्ट लाइक एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की बात करी कि आप आतंकवादी कृत्य को जन्म देंगे तो हम भी उसके जो है कह सकता है उसका प्रत्युत्तर देंगे, और प्रत्युत्तर देंगे तो उसमें हिंसा होगी। तो हिंसा के बदले में अगर हम इस तरह के हिंसक कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? वो लोग ये कहते थे कि ये हम अंग्रेजों को बता देना चाहते हैं कि हम भारत के जो लोग हैं वो अभी मरे नहीं हैं, अभी एकदम सर्वथा निष्क्रिय नहीं हो गए। अभी हमारे देश में युवाओं के अंदर जो है आपका मुखालफत या आपका विरोध करने की क्षमता है, आपकी हिंसा का जवाब हिंसा से देने की मादा रखता है।
तो एक प्रकार से देखिए दो तीन चीजें यहां पे समझने की आवश्यकता है कि वे क्यों इस तरह के कह सकते हैं कि कृत्यों का उन्होंने अनुपालन किया। तो देखिए दो तीन रीजन आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी आंदोलनकारी, ठीक है, क्यों हिंसा का सहारा लिया, क्यों साधन के बतौर हिंसा को अपनाया, ठीक है। कई रीजन में सबसे पहला रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन अंग्रेजों को यह बतलाना कि भारतीयों के अंदर भी एक ऐसा वर्ग पैदा हो चुका है जो आपकी हिंसा का जवाब हिंसा से देने की ताकत रखता है, साहस रखता है, मादा रखता है। तो ये ब्रिटिश सरकार यानी आप अपने कृत्य से भारत में जो एक आतंक का माहौल क्रिएट किया है, भारतीयों के बीच एक ऐसा वर्ग है जो इस कृत्य का वो पुरजोर विरोध करना जानता है, उसका प्रत्युत्तर देना जानता है और आपकी हिंसा का जवाब हिंसा से वो देना चाहता है। यानी एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि इस तरह के कृत्यों का अनुपालन कर ब्रिटिश सरकार के मन में इस बात का भय पैदा कर देना चाहते थे, इस बात का आतंक पैदा कर देना चाहते थे कि आपका जो कृत्य है वो कृत्य को भारतीयों ने सहर्ष स्वीकार नहीं किया है। भारतीय कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से मजबूरी में स्वीकार नहीं किया है। भारत के अंदर भी कुछ एक ऐसे वर्ग हैं जो आपका इस कृत्य का जवाब हिंसा से जो है वो दे सकता है। तो यानी कि ब्रिटिश सरकार में आतंक पैदा करना, ये जो है क्या है, ब्रिटिश सरकार में आतंक पैदा करना। इसीलिए जो आतंकवादी कहते हैं ना, वो आतंक पैदा करना इसी आधार पे कहते हैं। तो क्योंकि देखिए अगर आतंकवादी शब्द की बात करें, आतंकवाद शब्द की बात करें, आप छोड़ दीजिए, आप भगत सिंह को छोड़ दीजिए, चंद्रशेखर आजाद वर्तमान का आतंकवादी, वो सब सारी चीजें छोड़ दीजिए, ठीक है। भगत सिंह और सुखदेव वगैरह को कहना सही है कि नहीं कहना सही है, बिपिन चंद्रा वगैरह लिखते हैं, ठीक है, और सारी किताबों में भी, और डेविड हार्डीमैन का जो है हमने आपको बताया, वो उन्होंने भी अपने लेक्चर्स में आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया। तो यहां पर अभी उन सब चीजों को छोड़ दिया। आतंकवाद शब्द क्या है, अगर उसको डिफाइन किया जाए तो आतंकवाद शब्द जो है, ठीक है, आतंकवाद शब्द ये आतंक से संबंधित वाद मतलब विचारधारा, यानी एक ऐसी विचारधारा जो अपनी राजनीति का आधार किसको बनाता है, आतंक को बनाता है। वो आतंक पैदा करेगा, माहौल इस तरह का जो है वो क्या है कि बनाएगा। यहां पे देखिए भगत सिंह ने अगर हिंसा का सहारा लिया तो वो इसलिए ताकि अंग्रेजों में इस बात का खौफ पैदा हो जाए, इस बात का जो है आतंक पैदा हो जाए, भय पैदा हो जाए कि भारतीयों के अंदर भी अब एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका है जो ब्रिटिश सरकार की हिंसा का जवाब हिंसा से दे सकता है। तो यहां पे ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, पहली चीज। दूसरी बात कि वो इसलिए भी इसका सहारा लिया ताकि भारतीय जो एक प्रकार से डिप्रेस्ड हो चुके हैं, एक तरह से डिमोरलाइज हो चुके हैं, ब्रिटिश शासन को कह सकते हैं कि मतलब कहते हैं ना चाहते हुए भी स्वीकार कर चुके हैं। और इसलिए स्वीकार कर चुके हैं क्योंकि वो मान लिया कि यही हमारी नियति है, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अब हमारे लिए मजबूरी है कि इनको हमको सहर्ष स्वीकार ही कर लें, नहीं तो जीना जो है। तो ये इस तरह से मतलब इस तरह के कृत्यों को अंजाम देकर वो इन सारे भारतीय जो डिप्रेस्ड हो चुके थे, जो निराश हो चुके थे, उनके अंदर इस बात का एक कह सकते हैं कि इस बात की उम्मीद पैदा करना कि नहीं, हम भारतीय अभी निष्क्रिय नहीं हुए, अभी जो है शक्तिहीन नहीं हुए, अभी जो है कह सकते हैं कि भारतीयों के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो आपका मुकाबला कर सकता है। तो इससे एक तरह से ब्रिटिश सरकार के अंदर जहां भय और आतंक पैदा होता था, वहीं दूसरी तरफ भारतीयों के अंदर इस बात का कह सकते हैं कि एक विश्वास पैदा होता था कि भारतीय अभी मरे हुए नहीं है, अभी भारत के अंदर भी युवाओं का एक ऐसा वर्ग है जो ब्रिटिश सरकार
खुलकर मुकाबला कर सकते हैं। तो ये अपने आप में जो है, ये भी अपने आप में एक बात। तो भारतीयों में उम्मीद व आशा का संचार करना। ठीक है, ब्रिटिश सरकार में आतंक पैदा करना। दूसरी बात क्या है, भारतीयों में उम्मीद व आशा का संचार करना। ठीक है, उम्मीद व आशा का संचार करना। महेंद्र प्रजापति जी, वैभव, आकाश पांडे जी, अमित, सबका स्वागत है आज की क्लास में। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई कि क्रांतिकारी आंदोलनकारी क्यों साधन के बतौर हिंसा को अपनाया। समझ में मेरी बात आ रही है ना? तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी, क्यों जो है कह सकते हैं कि जैसे नरमपंथी जब थे, गरमपंथी जब थे, तो फिर इनको कह सकते हैं कि किसी नई विचारधारा को अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है ना? तो अब यहां पे देखिए कि इसको ये समझना है। सबसे पहली चीज यहां पर ये समझिए कि 1885 से 1905 ईस्वी के बीच, ठीक है, जो चरण था वो चरण क्या था? नरमपंथी था, जो किसमें विश्वास करते थे? शांतिपूर्ण व संवैधानिक आंदोलन के तरीकों में। ठीक है, इसमें बहुत विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, शांतिपूर्ण व संवैधानिक। तो चूंकि उस समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम, किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन का ये प्रथम चरण था, इसलिए धीरे धीरे जो है, क्या युवा, क्या जवान, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या वृद्ध, क्या ये सब धीरे धीरे क्या हुआ कि यहां पर कांग्रेस से जुड़ने लगे। ठीक है, तो यहां पर जो युवा थे ना, उन युवाओं के सम्मुख जो है वो क्या था कि एक विकल्प दिखा, और वो विकल्प था ये जो है नरमपंथी तरीके। तो ये इन तरीकों से वो क्या है जुड़ते चले गए। लेकिन इनका जो तरीका था और उन तरीकों से प्रथम 20 वर्षों में आप देखिएगा कि इन 20 वर्षों में कोई बड़ा व्यापक आंदोलन नहीं चला, कोई मास मूवमेंट चला हो, किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं चला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ब्रिटिश सरकार ने कोई बहुत बड़ी रियायत भारतीयों को दे दिया हो, ऐसी कोई भी बात इस दौरान नहीं हुआ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरमपंथियों का योगदान एकदम सिफर है, उनका योगदान जो है सिफर नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना कि वो काम नहीं हो रहा था, जो दिखने वाला काम जिसको कहते हैं ना कि जो एकदम तुरंत जो है वो हाईलाइट हो जाए, तुरंत ये पता चल जाए कि हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों के सम्मुख तुरंत उपस्थित हो जाए उसका परिणाम। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिसका रिजल्ट आपको तुरंत दिखेगा, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका रिजल्ट आपको डिस्टेंट फ्यूचर में दिखेगा, बहुत ही मतलब दूर के भविष्य में जो है वो आपको दिखेगा। तो नरमपंथियों के जो कृत्य थे वो कृत्य दूरगामी असर डालने वाले थे, तात्कालिक असर डालने वाला, तात्कालिक थोड़ा बहुत छिटपुट असर डालने वाला, दूरगामी असर डालने वाले नहीं थे। तो नरमपंथियों के जो तरीके थे, उन तरीकों से जाहिर सी बात है कि कुछ लोग बहुत एग्रेसिव मोड में हो गए, उनको ये तरीका पसंद नहीं आएगा कि सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे, सरकार नहीं मानेगी, फिर से सरकार के समक्ष रखेंगे। वो तरीका उनको बहुत कह सकते हैं कि एवर लास्टिंग जो है उनको नहीं लगेगा। ठीक है, तो उनके मन में क्या होगा, धीरे धीरे एक मोहभंग होगा, और उसी मोहभंग का परिणाम होगा 1905 से 1919 के बीच कौन सा आंदोलन? गरमपंथी युग की शुरुआत। अब ये गरमपंथी जो थे ये क्या करते थे? ये इसको क्या कहा? भिखमंगी राजनीति। दूसरी बात, ये किसकी बात करते थे? ये उग्र तरीके की बात करते थे, आंदोलन के उग्र तरीके की बात करते थे। और वो क्या था? हड़ताल, जुलूस, बहिष्कार, जन आंदोलन आदि की बात करते थे। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, नरमपंथी के तरीके शांतिपूर्ण व संवैधानिक थे, इनके तरीके उग्र थे। ये कहते थे कि हम सरकार के
जो इनकी जो पॉलिसी है ये भिखमंगी राजनीति है। हमारा जो है वो क्या है कि स्वराज्य मांगने से नहीं मिलता है, स्वराज्य लड़ने से मिलता है, और स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। सरकार नहीं मानेंगे, हड़ताल करेंगे, नहीं मानेंगे बहिष्कार, मास मूवमेंट चलाएंगे, जुलूस निकालेंगे। ये तरीके इनके थे। इनके तरीके ये नहीं थे, ये शांतिपूर्ण संवैधानिक थे। अब यहां पे देखिए, चलिए कुछ ही तो नरमपंथी, कुछ ही गर्मपंथी, लेकिन इनके बाकी सब फॉलोवर्स होंगे। तो यहां पे आप मान लीजिए युवा लोग जो थे, उन युवा लोगों को जाहिर सी बात है ये तरीका बहुत लंबे समय तक पसंद नहीं आएगा। तो पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो करे क्या, मजबूरी है साथ चलने की। लेकिन जब नरमपंथी की जगह पर जब गर्मपंथी आई विचारधारा, तो इन सारे युवाओं को लगा कि अच्छा एक विकल्प ये भी है, तो क्यों नहीं इस विकल्प को अपनाया जाए। और यहां पे इनको लग रहा था कि नहीं चलो ठीक है, यहां पे हड़ताल, जुलूस, बहिष्कार, यानी कि हमारी जो अंदर की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा की बेहतर अभिव्यक्ति का यहां पे साधन विद्यमान है। तो ये इन्हें छोड़कर क्या करेंगे, इधर आएंगे। ठीक है, ये इन्हें छोड़कर क्या हो जाएंगे, इधर आएंगे। तो ये इधर चलेंगे। इनको एक विकल्प दिखा, लेकिन आपको पता है कि 1908 तक जाते जाते, है ना, 1908 तक जाते जाते, चाहे वो लाल हो, लाला लाजपत राय हो, बाल गंगाधर तिलक हो, या बिपिन चंद्र पाल हो, या अरविंदो घोष, ठीक है, ये सब के सब जो है क्या है कि या तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, या राजनीति से संन्यास ले लिए। कोई जो है कह सकते हैं कि वो चले गए, मतलब कह सकते हैं कि कोई अमेरिका चले गए। तो एक तरह से क्या किया कि इन युवाओं को यहां पर एक सबसे पहला विकल्प दिखा, लेकिन इनसे इनका कह सकते हैं कि मोहभंग हुआ। तो उनको एक दूसरा विकल्प दिखा गर्मपंथी में, और गर्मपंथी में थोड़ा सा आक्रामक तरीके थे, तो युवाओं को पसंद आया, वो उसमें शामिल हो गए। इसलिए बंग भंग आंदोलन में युवाओं का पार्टिसिपेशन होता है, हड़ताल, जुलूस, बहिष्कार। लेकिन 1908 तक जाते जाते इन गर्मपंथियों के नेतृत्व को जो है क्या है कि कुचल दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, या जिनको कुचला नहीं जा सका या किसी कारणवश बच गए, वो खुद जो है वो क्या है कि मुख्य धारा से अलग हट गए। जैसे अरविंदो घोष, आप चलिए पांडिचेरी चले गए, वहां पे आश्रम, वहां पर औरोविलो आश्रम जो है बनवाया, या औरोविलो आश्रम का निर्माण किया गया उनकी विचारधारा, या खुद अरविंदो आश्रम की स्थापना की, महान दार्शनिक बन गए। फिर वो राष्ट्रीय आंदोलन में शिरकत नहीं करते। तो इसीलिए इन गर्मपंथियों के साथ एक प्रॉब्लम क्या थी ना, प्रॉब्लम ये थी कि इन युवाओं को अपने साथ शामिल तो कर लिया, लेकिन और उनके युवाओं की ऊर्जा को भड़का तो दिया, लेकिन उसका शांतिपूर्ण समायोजन वो नहीं कर सके। ठीक है, तो इनका हम कह सकते हैं कि इनकी कमी क्या थी, इनकी कमी थी युवाओं का सही नेतृत्व नहीं कर पाना, सही नेतृत्व नहीं कर पाना। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो युवा थे, अब ये युवा क्या करें, इनके सम्मुख सबसे बड़ी जो है क्या था कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह था, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, कि इस व्यवस्था में हमारे असंतोष की बेहतर अभिव्यक्तिकरण नहीं हो सका। इस व्यवस्था में भी क्या हुआ कि असंतोष का बेहतर अभिव्यक्तिकरण नहीं हो सका। तब इन लोगों को ये लगा, ठीक है, तब इन लोगों को लगा कि नहीं, अब हमें जो कुछ भी करना होगा, अब ना तो नरमपंथी तरीका सही है, ना ही गर्मपंथी तरीका जो है वो क्या है कि हमारी भावनाओं के अभिव्यक्ति का एक मंच जो है एक बेहतर मंच साबित हो सका। ऐसी स्थिति में उनको ये लगता था कि अब हमें जो कुछ भी करना होगा, अब हमें व्यक्तिगत तौर पर करना होगा, यानी कि कांग्रेस से एक प्रकार से ये हटे जाएंगे। ठीक है ना, तो यानी कि क्या होगा, तब नरमपंथी व गर्मपंथी से निराशा हाथ लगी, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम क्या होता है, क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म होता है। क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म। क्रांतिकारी जो शब्द है ना, ये क्रांति जो शब्द है, रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशन जो शब्द है ना, ये ड्रास्टिक चेंज की बात करता है, ड्रास्टिक चेंज,
या इसी को कहेंगे रेडिकल चेंज की बात करता है, जिसको हम हिंदी में सामान्य तौर पे कहते हैं आमूल चूल परिवर्तन की बात करता है। ये कहते हैं ना, भगत सिंह ये कहते हैं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जब हम क्रांति की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य कुछ लोग यही समझते हैं कि ये हिंसा। उन्होंने ये कहा कि हमारे क्रांतिकारी आंदोलन का एकमात्र तरीका हिंसा जनित राजनीति करना नहीं है। क्रांति का एक तात्पर्य है, जो सबसे बड़ा तात्पर्य वो है कि जो वर्तमान व्यवस्था है उस वर्तमान व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना। उन्होंने ये कहा कि ये जो भ्रष्ट शासन है, इस भ्रष्ट शासन को तो जाना ही पड़ेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो व्यवस्था चल रही है वो जीवन पर्यंत वही चलता रहे। वक्त के हिसाब से इसमें परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन बहुत ही रेडिकल होगा, और रेडिकल होगा इसीलिए ये एक क्रांति होगा और भविष्य में एक योजना बनेगी। किस तरह की योजना या किस तरह की व्यवस्था होगी उसकी भी अपनी एक प्राक संकल्पना होगी, एक जो है प्रिमिटिव इसका एक कॉन्सेप्ट होगा। तो ये सारी जो बातें हैं, ये बातें अपने आप में ये ध्यान रखना है कि रिवॉल्यूशन की जो है वो बात करने लगे तो नरमपंथी और गरमपंथी राजनीति से कह सकते हैं कि उनका कोई विकल्प जो है समाधान समझ में नहीं आया, और उनको ये लगा कि नहीं, अब हमें जो कुछ भी करना होगा व्यक्तिगत वीरता और शहादत के बल पर करना होगा। और तब फिर क्या होता है कि फिर ये लोग मतलब जो है उस समय के बदनाम ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की जो है राजनीति प्रारंभ कर दी, और इस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक दो चीज़ और ध्यान रखना है, वो ये चीज़ रखना है कि जो 3 चरण है, 3 फेजेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये किसके नेतृत्व में चला? ये INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, चाहे वो नरमपंथी हो, चाहे वो गरमपंथी, चाहे गांधी, तीनों युगों में अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस की नीतियों में तो परिवर्तन हो रहा है। नरमपंथी शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन के तरीके, गरमपंथी जो है वो क्या है, हड़ताल, जुलूस, बहिष्कार, मास मूवमेंट। गांधी जी तो अहिंसा को, वो तो अहिंसा की बात ही करने लगे। नरमपंथी और गरमपंथी जो है, इन्होंने अहिंसा को परिभाषित नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अहिंसा हमारी एकदम पॉलिसी है या इस तरह का कोई अहिंसक तरीका। अहिंसा पर जोर गांधी जी के समय में दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नरमपंथी और गरमपंथी के युग में किसी को मारने और पीटने की बात की गई या हिंसा जनित किसी राजनीति की बात की गई। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि विचारधारा अलग अलग थी, नरमपंथियों की अलग, गरमपंथियों की अलग और गांधी की अलग थी, लेकिन सबका आधार हिंसा था। सब में कॉमन क्या था? सब अहिंसा की बात करते थे। ठीक है, तीनों के विचार में परिवर्तन है, लेकिन एक समानता यह है कि तीनों के तीनों विचारधारा में अहिंसा को जो है क्या है कि अपनाया गया है। हिंसा की बात ये लोग नहीं कर रहे। जबकि जब हम क्रांतिकारी की बात करते हैं, तीनों चरण में विचारधारा अलग अलग, विचारधारा प्रत्येक चरण के अलग अलग, किंतु एक समानता सब में, किंतु एक समानता सब में है कि सब की आधार जो है, आधार अहिंसा, अहिंसा। और जब अहिंसा की बात आप कर रहे हो, INC, और क्रांतिकारी किसकी बात कर रहे हैं? हिंसा की बात कर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है क्रांतिकारी सब के विपरीत, क्रांतिकारी किसकी बात करेंगे? हिंसा की, हिंसा की बात। परिणाम, इसका परिणाम क्या होगा? INC का समर्थन हासिल नहीं होगा।
थ्री फेजेस ऑफ INM यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो INC के नेतृत्व चला, विचारधारा प्रत्येक चरण के अलग अलग, लेकिन एक बात जो समान है वो सबके आधार क्या है? अहिंसा है। सबका आधार क्या है? अहिंसा है। अब जब अहिंसा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहां पे अहिंसा, लेकिन आपकी जो राजनीति है वो क्या है? हिंसा पर आधारित है। तो हिंसा पर आधारित है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्या है कि सपोर्ट नहीं करेंगे। महात्मा गांधी सपोर्ट नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी तो मतलब कह सकते हैं ना, कुछ शब्द हार्ड कोर वर्ड है, तो महात्मा गांधी तो हार्ड कोर नॉन वायलेंस की बात करते थे, तो वो तो कभी भी समर्थन नहीं करेंगे, है ना। यहां पर एक चीज आपको ये समझ में आ जाएगा, यहां पर अगर इस तरह की फिलॉसफी या इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ आप चलते हो तो आपको ये बात समझ में एकदम आसानी से आ जाएगा कि भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो राष्ट्रीय कांग्रेस कभी भी क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर या कुछ इस तरह से उनकी उत्कट देशभक्ति का सम्मान करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आओ हम नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वावधान में तुम संघर्ष करो, तुम इस तरह की हिंसा, वो नहीं, वो एकदम एक तरह से अपने को डिटैच रखेंगे। तो यहां पर एक चीज जो है वो क्या है। दूसरी बात क्या है कि भगत सिंह को बचाने की जहां तक बात है, ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा विषय है जिसको छेड़ना थोड़ा सा जो है लगता है मधुमक्खी के छत्ते पर जो है क्या है कि जो है हाथ रख देने जैसी बात होगी। लेकिन यहां पर एक बात समझिए कि भगत सिंह को अभी एक तरह से उनको ये चीज उनकी हम कह सकते हैं उनके साधन की बात कर रहा हूं, उनका जो तरीका है उन तरीकों की बात कर रहा हूं। जो इनका तरीका था वो इनका तरीका क्या करता था? हिंसा की बात, ठीक है। ये क्या करता था? ये जो तरीका है, ये तरीका ब्रिटिश सरकार के तुरंत दमन को निमंत्रण देने जैसा, दमन को तुरंत, ब्रिटिश सरकार के तुरंत दमन को निमंत्रण देता था। और इनकी जो इनके तरीके थे ना, इन तरीकों में क्या था? अहिंसा के साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि ये ब्रिटिश सरकार इसका दमन तुरंत नहीं कर सकती थी। अगर आप देखिए 1920 से 22 तक जो असहयोग आंदोलन चला, आपने कभी सोचा कि 1920 से 22 तक चल कैसे गया? तो इसका रीजन क्या था? ये आंदोलन, ठीक है, छिटपुट कुछ घटनाओं को छोड़ दिया, मोटे तौर पे असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के पहले तक ये अहिंसक रहा था। और अहिंसक रहने की वजह से क्या था कि ब्रिटिश सरकार को दमन का कोई अवसर ही नहीं दे रहा था। हम अभी क्या कह रहे हैं कि हिंसक तरीका अगर अपनाते हो तो ब्रिटिश सरकार को तुरंत दमन का निमंत्रण मिल जाता है, एक प्रकार से आमंत्रण मिल जाता है, ठीक है, और आपके पास ग्राउंड भी बन जाता है इसका दमन की हिंसा होने वाली है या हिंसा जनित कार्रवाई हो चुकी है। तो 20 से 22 तक असहयोग आंदोलन इसलिए चला क्योंकि वो अहिंसक थी, और अहिंसक आंदोलन के दमन का कोई नैतिक, कह सकते हैं कि ठोस एक आधार प्राप्त नहीं हो पाता था ब्रिटिश सरकार को। तो ये बात जो है वो कहा जाता है कि हिंसा और अहिंसा में एक बहुत बड़ा अंतर था। तो गांधी जी जब अहिंसा की बात करते थे ना, तो उनकी अहिंसा कोई पॉलिसी नहीं थी, उनका अहिंसा जो है क्या थी? उनकी अहिंसा धर्म थी, और कह सकते हैं कि उनकी अहिंसा जो है कह सकते हैं कोई पॉलिसी नहीं थी। जब 1922 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को जब वापस ले लिया गया, तो एक पत्रकार ने महात्मा गांधी से यह सवाल किया कि आपने चौरी चौरा कांड की वजह से इतना बड़ा आंदोलन जो पूरे भारत के स्तर पर चल रहा था आपने वापस ले लिया। तो उनसे यह पूछा गया कि अगर कोई ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसकी चरम परिणति श्योर है कि वो आज भारत की आजादी के रूप में होगा, चाहे वो छिटपुट घटनाएं, हिंसक घटनाएं घटित भी हो जाए, लेकिन ये श्योर है कि वो आंदोलन चलेगा तो वो अपनी चरम परिणति के तौर पे भारत की आजादी को हासिल करेगा, तो क्या तब भी आप ऐसे आंदोलन को वापस ले लेंगे? तो महात्मा गांधी ने कहा कि हाँ, मैं वापस ले लूंगा, उसकी परिणति चाहे जो भी हो। परिणति अगर भारत की आजादी भी है और अगर हिंसा से मतलब आजादी हासिल की गई तो मैं इसको जो है वो क्या है कि स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। तब वहां पर वो क्या करते हैं कि वो तिलक के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की भी राजनीति अहिंसा थी, हमारी भी राजनीति अहिंसक थी,
लेकिन दोनों में फर्क यह है कि बाल गंगाधर तिलक के लिए अहिंसा नीति है, पॉलिसी है, धर्म नहीं है। मेरे लिए अहिंसा नीति नहीं, हमारे लिए धर्म है। और धर्म होने की वजह से अगर किसी का धर्म, कोई विषय, किसी चीज के मतलब कह सकते कोई बात अगर धर्म बन जाए किसी के लिए, तो आप समझ जाइए कि फिर उसमें कोई तर्क काम नहीं करता है। तो गांधी जी अहिंसा को धर्म की तरह लेते थे, और इसीलिए जो है धर्म क्या है कि उन्होंने कभी भी इस पर कोई लॉजिकल जो है कह सकते हैं ना कि वो किसी भी स्थिति में इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो यहां पे अपने आप में जो है ये चीज जान लीजिए कि भगत सिंह जो गांधी जी है, गांधी जी किस आधार पे, उनकी जब पॉलिसी अगर आप समझ लोगे तो किस आधार पे वो भगत सिंह के कृत्य का समर्थन करते। सबसे पहली चीज, अच्छा, वो बार बार इसी वजह से जो है वो कहते थे कि भाई आपकी जो उत्कट देशभक्ति है, उस उत्कट देशभक्ति को मैं नमन करता हूं, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम ऐसी शक्ति के मुकाबले या ऐसी शक्ति का मुकाबला क्या हम हिंसा के आधार पर कर सकते हैं जो सरकार में है और जिसके पास गोला बारूद तोप सब कुछ उसके पास मौजूद है। क्या हम लाइसेंसी, हम गैर कानूनी तरीके से प्राप्त हथियारों से कभी इसका क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? कश्मीर में आप समझ जाइए, आप खुद सोचिए कि आतंकवादी आते हैं, हथियार AK-47 ये सब चीज लेकर आते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आप ये समझिए कि आप एक व्यक्ति हो जिसका मुकाबला एक स्टेट से हो रहा है, राज्य से हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं हो रहा है, भारत से हो रहा है। तो भारत की सरकार की तरफ से जो भी आपके कह सकते हैं कि एक्ट के अगेंस्ट में जो काउंटर एक्ट होगा वो आपसे ज्यादा विध्वंसक होगा, आप कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो जस्ट लाइक यही चीज है कि आप ब्रिटिश सरकार से लोहा ले रहे थे जिसके पास गोला बारूद सब कुछ जो है भरमार था, सब लाइसेंसी था, ताकत थी, कानून उनके साथ था, आपके साथ कुछ भी नहीं था। बस आपके साथ केवल एक मतलब एक बात थी, वो था आपका जुनून। एक बात थी जो भारतीयों का खुलकर सपोर्ट नहीं, लेकिन अंदर से मोरल सपोर्ट है, लेकिन खुलकर सपोर्ट जो है भगत सिंह या सुखदेव राजगुरु का। इसलिए आप देखिएगा, एक चीज नोटिस करिएगा कि भगत सिंह वगैरह, चंद्रशेखर आजाद, इस तरह के जो क्रांतिकारी थे ना, वो कोई मास मूवमेंट नहीं चला सके गांधी जी की तरह। जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इस तरह का कोई भी आंदोलन क्या इन लोगों ने चलाया? नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? चला भी नहीं पाते। क्यों नहीं चला पाते? क्योंकि जब आप किसी मतलब जो है उद्देश्य चाहे जितना मानो, लेकिन अगर किसी हिंसक साधन का आप जो है सहारा लेते हो तो आप इतना समझ जाए, हिंसक सहारा अगर आपने अपनाया तो आप अकेले रह जाओगे, आपका बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि भाई हिंसक जैसे ही आप होते हो, उद्देश्य चाहे जो मानो, लेकिन ये सामने वाले को अगर शासन प्रशासन है तो वो दमन के लिए बाध्य कर देता है। वो दमन के लिए तुरंत क्या कर रहे हो कि आप निमंत्रण दे रहे हो, और उसका दमन जब आप पर पड़ेगा ना, जब दमनात्मक कार्रवाई होगी तो कितने के हाथ पैर टूटेंगे, लाठी मतलब जो है वो सब कह सकते हैं, कोई कितने लोग घायल हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय, भगत सिंह बहुत महान थे, चंद्रशेखर आजाद, इस तरह के बहुत सारे क्रांतिकारी, लेकिन क्या आपको लगता है सारे भारतीयों के अंदर, भगत सिंह के अंदर जो जज्बा था, जो मतलब कह सकते हैं दुखों को, दर्द को सहने की जो क्षमता थी, ठीक है, क्या वो हर एक भारतीय के अंदर मौजूद था? नहीं था। तो भारतीय क्या करेंगे कि आपके मास मूवमेंट जहां पर सरकार को तुरंत दमन पर जो है उतारू कर देती है, ऐसे आंदोलन में जनता, आम जनता शामिल ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो इसीलिए इनका कोई मूवमेंट जो है वो क्या है कि नहीं प्रभावित। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इन सारी बातों को कहने का मतलब ये नहीं है कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। और वो कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन क्या है? जस्ट लाइक ऐसे समझिए कि भगत सिंह जो है, सॉरी, गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चलता था वो धीरे धीरे अपनी एक रफ्तार पकड़ रहा था। राष्ट्रवाद की भावनाएं धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन जब राष्ट्रवाद की भावनाएं बढ़ रही है, उसी बीच पता चला कि भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी। तो सैंडर्स की हत्या से जो भारत में उनकी जो वीरतापूर्ण जो कार्य है, उसके जो चर्चे होते थे, उसका जो एक उद्वेलन एक भारतीय जो महसूस करते थे, उनसे जो ये राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा होता है, धीरे धीरे राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, अचानक जब भगत सिंह की बात है तो ये एकदम जंप मारता था और एकदम तेजी से ऊपर जाने लगता था। तो जस्ट लाइक क्या किया कि इन्होंने जो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में
भारतीयों में जो राष्ट्रवाद की भावनाओं को, जो एक उस भावनाओं के सशक्तिकरण की जो बात हो रही थी, उन भावनाओं के सशक्तिकरण में एक ज्वार भाटे की तरह एक अचानक एक बड़ा हलचल पैदा करने के लिए कह सकते हैं कि उनके ये कृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या था कि राष्ट्रवाद की अलख नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, जगाया जा रहा था। वैसे ही जो है कह सकते हैं कि भगत सिंह या अन्य क्रांतिकारियों के जो कृत्य थे, उन कृत्यों से कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद की बढ़ती जो कह सकते हैं कि जो विचारधारा थी या भावनाएं थी, उन भावनाओं में और भी उसकी इंटेंसिटी और भी तीव्र करने में, उसकी तीव्रता और भी पुरजोर करने में इन क्रांतिकारियों की भूमिका निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, और इस रूप में इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। तो अगर अब इन नट शेल कहें, इसमें इसको अगर कह सकते हैं शॉर्ट में कहें, तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाले जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, वो 3 चरणों से होकर गुजरे। तीनों चरणों की अलग अलग विचारधारा थी, लेकिन एक बात समान थी, वो ये कि इनकी जो राजनीति थी वो अहिंसा पर आधारित थी। इसीलिए ये किसी भी ऐसे आंदोलन का समर्थन खुलकर नहीं कर सकते थे जो हिंसा पर आधारित हो और जो ब्रिटिश सरकार को तुरंत दमन करने के लिए आमंत्रित करता हो। इसीलिए ये लोग जो है, इन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या ऐसे क्रांतिकारियों की जो भी आंदोलन के तरीके थे, उन आंदोलन के तरीकों का या तो मतलब कह सकते हैं कि वो सपोर्ट नहीं किया, इसलिए क्योंकि वो हिंसा पर आधारित राजनीति को स्वीकार नहीं करते थे या उनकी पॉलिसी का अंग नहीं था, और दूसरी बात कि वो खुलकर कर भी नहीं सकते थे क्योंकि इससे ब्रिटिश सरकार उनका मतलब जो है कह सकते हैं खुलकर दमन करने की जो है वो क्या की स्थिति में ला देता था। लेकिन अब सवाल ये उठता है, लेकिन हम पैराग्राफ चेंज करके कहेंगे कि इसका मतलब यह नहीं है कि इन क्रांतिकारियों की जो भूमिका है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में आज़ादी हासिल कराने में किसी मतलब कह सकते हैं किसी और से कम नहीं है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा था, क्रांतिकारियों के जो छिटपुट आंदोलन हुए और जो बड़े बड़े आंदोलन हुए, उन आंदोलनों की वजह से बड़ी बड़ी जो घटनाओं को अंजाम दिया गया, जो वीरतापूर्ण और साहस की उत्कट जो भावनाओं का प्रदर्शन किया, उसने इस निरंतर कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की जो ताकत थी, उस ताकत को और मजबूत किया। जैसे एक समुद्र है, एक नदी है, नदी वो चलती है चलती चलती है, लेकिन छोटी छोटी नदियां जब उसमें मिल जाती है, ठीक है, तो उस नदी की जो धारा है वो और भी सशक्त होगी ना। ये नदी है, मुख्य नदी है मान लीजिए, ठीक है, इसमें छोटी नदी एक इधर आके मिल गई, एक इधर मिली, एक इधर मिल गई, तो ये नदी की जो धारा है ये तो अपने रफ्तार में बह ही रही है, लेकिन ये जो छोटी छोटी नदी आकर मिलती है, ट्रिब्यूटरीज रिवर, ये क्या करता है, इसकी धारा को सूखने नहीं देता है, इसकी धारा को क्या करता है कि मजबूती और सशक्तिकरण करता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाला जो राष्ट्रीय आंदोलन था एक बड़ी नदी की तरह थी। छोटी छोटी धाराएं रास्ते में मिलती जाती थी और उसे और भी सशक्त बनाती थी। यही छोटी छोटी धारा के रूप में जो है क्रांतिकारी वामपंथी आंदोलन, फिर क्या कि बहुत सारे स्वराज्यवादी, सुभाष चंद्र बोस का अपना आंदोलन था, आज़ाद हिंद फौज का आंदोलन, ठीक है, इसमें एकदम खुलकर कांग्रेस का सपोर्ट हासिल नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो विचारधारा, जो परंपरा थी, उसको कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाते हुए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, यहां तक तो आपको समझ में आ गया ना। इसके बाद देखिए कि कभी कभार क्या होता है कि जब हम कह सकते हैं कि कोई भी आंदोलन की बात करते हैं, किसी भी, अगर हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन के ही संदर्भ में अगर हम कहें, तो ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्रीय आंदोलन में यहाँ पर ये हुआ, वो सफल नहीं हुआ, तो ये हुआ, सफल नहीं हुआ, तो इनके अंदर गुस्सा आया, फिर इसके बाद या कह सकते हैं कि इनके अंदर आक्रोश था, इनके अंदर नाराजगी थी, उसका बेहतर अभिव्यक्तिकरण कर एक तीसरे विकल्प की ओर उन्होंने खुद से विचार किया और उसके बाद क्रांतिकारी दिशा की ओर अग्रसर हो गए। ये तो अलग चीज़ है, ठीक है ना, वो एक। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने विचारों से क्या करते हैं कि परिस्थितियाँ
क्रिएट करते हैं और उस समय के जो मानव होते हैं उन मानव के अंदर जो है ऐसी भावनाओं का विकास करते हैं, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, आनंद मठ, ठीक है। इसके बाद अरविंदो घोष का भवानी मंदिर, मुक्ति कौन पाथे, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष, इन सब ने क्या किया ना, अपनी अपनी लेखनी से, अपने अपने विचारों से, स्वामी दयानंद सरस्वती की भी विचारधारा, इन सब ने मिलकर क्या किया ना कि भारत में एक प्रकार से भारतीय युवाओं को है उन्होंने क्या किया कि उनके अंदर एक जोश का संचार किया, उनको प्रेरित किया कि कोई बड़ा काम करना है और कोई भी किसी भी काम से डरना नहीं है, किसी भी तरीके को अपनाने से डरना नहीं है। एक विचारधारा थी कि देश सर्वोपरि है और उस देश के कह सकते हैं कि के हित के खातिर खुद को बलिदान कर देना वो एक महान देशभक्ति का परिचय है, ठीक है। तो ये तमाम तरह की ऐसी विचारधारा आई जिसकी वजह से क्रांतिकारी आंदोलन का एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो पृष्ठभूमि तैयार होती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब आप लोग समझ में आ गई बात, है ना। अब हम लोग देखिए समझते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के चरण, रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। अब जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलन के 3 चरण है ना, इसी तरह से रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के भी क्या है, 2 फेजेस है, 2 फेजेस, 2 चरण है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण। फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। जो प्रथम चरण है ये स्वदेशी आंदोलन के दमन के बाद और द्वितीय चरण जो हो जाएगा ये असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद यहां पे जो है, ठीक है, इसमें इस चरण में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, ठीक है, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, लक्ष्मी अनंत कन्हरेरे, लक्ष्मी अनंत कन्हरेरे जैसे क्रांतिकारी महत्वपूर्ण थे। तो इस चरण में क्या हो जाएगा, इस चरण में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी महत्वपूर्ण होंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास आदि महत्वपूर्ण हो जाएंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास आदि जो है वो क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिएगा कि यहां पर भी एक अगर कहें तो इसको भी, इस द्वितीय चरण को भी ना 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा हो जाएगा, पहला हिस्सा होगा 1928 के पहले, 1928 के पहले और 1928 के बाद। ये समाजवादी विचारधारा से रहित, यहां से क्या होता है, समाजवादी विचारधारा को अपना लिया जाता है, को अपनाया जाता है
और ये समाजवादी विचारधारा से रहित। समाजवादी विचारधारा से रहित। ठीक है, यहां पर क्या होगा ना, देखिए आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है। एक तो हमने आपको ये बताया कि क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो उनके साधन क्या थे, उनके तरीके क्या थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरीके से किस रूप में भिन्न था। एक तो ऐसे सवाल आ सकता है। दूसरा सवाल ये आ सकता है कि क्रांतिकारी आंदोलन के 2 चरण प्रसिद्ध है ना, तो जो प्रथम चरण था उस प्रथम चरण के जन्म लेने के पीछे कारण क्या होगा, है ना, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, व्हाट वेयर द फैक्टर्स बिहाइंड द इमरजेंस ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसने क्या किया, जिसने क्या किया, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण को कह सकते हैं जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, दूसरे चरण को जन्म लेने में वही बात आएगी कि दूसरे चरण के जन्म लेने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल आ जाएगा कि प्रथम चरण के आंदोलन के जो तरीके थे वो दूसरे चरण के आंदोलन के तरीकों से किस रूप में भिन्न था, क्या क्या अंतर था। तो अंतर आप देखिए, अगर आप इधर देखेंगे 1908 या स्वदेशी आंदोलन वगैरह सब की बात इधर आप देखोगे, तो इधर जो आंदोलन होता था ना, उस आंदोलन में क्या होता था ना कि एक प्रकार से 2 चीजें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है। पहला अंतर यह हो जाएगा कि इस आंदोलन के दौरान इस समय जो है कुछ आप ये कह सकते हो कि धार्मिक प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां पे क्या होता है ना, वो धार्मिक प्रतीक अपेक्षाकृत जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस दौरान की जो बातें होंगी या जो भी क्रांतिकारी होंगे वो समाजवादी विचारधारा से कह सकते हैं कि मुक्त होंगे। उनके आंदोलन में कोई समाजवादी या उनकी विचारधारा में कोई समाजवादी विचारधारा नहीं आएगी। और आएगी भी कैसे, आप खुद सोचिए। 1908 वो रसा से सब प्रभावित है, रूस से प्रभावित है ना। रूस में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ वो तो 1917 में हुआ, तो 17 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पे विचारधारा वो होगी, उसके बाद वो धीरे धीरे दुनिया को प्रभावित करेगा। तो ये कहने का मतलब है कि प्रथम चरण में इसका इंपैक्ट आपको नहीं दिखेगा। 1917-18 तक जाते जाते क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण का दमन कर दिया गया था, एकदम शांत हो गया था। फिर असहयोग आंदोलन वगैरह सब की परिस्थिति बनने लगती है, तो असहयोग। लेकिन जब यहाँ पे जब जाओगे दूसरे चरण में, तो वहां पे क्या है कि समाजवादी विचारधारा आपको अपेक्षाकृत प्रभावशाली भूमिका में नजर आएगा। तो ये कैसे कहने का मतलब है कि यहां पर जो है इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मुझे एक अंतर ये भी समझ में आता है कि यहाँ पे जो क्रांतिकारी इन लोग पढ़ेंगे आप, तो इन लोग को जब आप पढ़ोगे ना, तो इनकी जो कह सकते हैं कि आपको इनका रिटेन एविडेंसेस जो है ना अपेक्षाकृत बहुत कम मिलता है। इनकी जो पुस्तकें या कुछ इस तरह का आपको देखिए, यहाँ पर किसी की भी पुस्तक आपको समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, सबका केवल कि हमको अपने देश के लिए काम करना है। लेकिन यहाँ पे जब जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, है ना, आपको एक से एक जो है शते, वो क्या नाम है उनका, बीपी वोहरा, है ना, पीएन वापट, बॉम्ब मैनुअल, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की, मतलब आपको एक से एक जो है वो क्या है कि यहाँ पर आपको क्रांतिकारी दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दिखेंगे दोनों जगह। मतलब मैं ये केवल अंतर कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको रिटेन जो एविडेंसेस है वो एविडेंसेस है, खुद क्रांतिकारियों के जो एविडेंसेस है वो यहाँ पर जो है प्रबल रूप से दिखता है, यहाँ पे अपेक्षाकृत कम दिखता है। तो ये अपने आप में जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इन चीज़ों को आपको क्या है कि समझना होता है। ठीक है, तो यही है, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो यहाँ पे, तो कल के क्लास में जो है इन सब को एक और भी सिस्टमेटिक वे में हम आपको जो है ये कराएंगे। और यही एक क्रांतिकारी आंदोलन का और कंट्रीब्यूशन, जैसे आपको पूछना कि कंट्रीब्यूशन क्या है, तो हम आपको बता दिया कि ये एक कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत की आज़ादी के जो संघर्ष है, उस संघर्ष के मुख्य नेतृत्व करता तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही था। लेकिन कुछ एक ऐसे भी आंदोलन संचालित हुए जो कांग्रेस के नेतृत्व से परे थे, लेकिन जिसने किसी न किसी रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलन को सशक्त बनाया, उसको और भी पावरफुल बनाया। और कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद की जो
विचारों का संप्रेषण किया जा रहा था, उस संप्रेषण की गति को इसने क्या किया, अपनी वीरतापूर्ण कृत्य से, अपनी साहसपूर्ण उत्कट देशभक्ति वाली जो कार्य थे, उन कार्यों से उसकी गति को तीव्र कर दिया। और भारतीयों के अंदर एक जो कहते हैं ना कि राष्ट्रवाद की जो ज्वालाएं जो भड़काने, वो ज्वालाओं का पैदा किया, उन सारे फायर्स को जो उन्होंने क्या किया, जन्म दिया। और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय इन कह सकते हैं क्रांतिकारियों का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छा, और योगदान क्या है? योगदान ये है कि इन सब ने जो समाजवादी विचारधारा को अपनाया, ठीक है, तो ये समाजवादी विचारधारा को अपनाया और जाहिर सी बात है जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, और उसके बाद मीनू मसानी, इसके बाद उषा मेहता, हाँ ठीक है, राम मनोहर लोहिया, ये सब भी तो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है ना। तो समाजवादी विचारधारा से भगत सिंह भी प्रेरित है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, वही 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन जाता है। तो इन्होंने जो समाजवादी विचारधारा को अपनाया, और समाजवादी विचारधारा क्या है कि अगर देखिए, अगर उसको सही भावनाओं के साथ लागू किया जाए तो निश्चित रूप से ये क्या है कि गरीबों के उत्थान की, गरीबों के हित की जो है वो वकालत करता है। और कह सकते हैं कि इन सब ने जो समाजवादी विचारधारा को अपनाया, उससे कहीं ना कहीं जो है, जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हमने कहीं ना कहीं जो है अपने जो विशेषकर नीति निर्देशक जो तत्व है, उन नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें, अगर हम उसको समझें, तो इन सब का जो उद्देश्य था हिंदुस्तान में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की स्थापना करने का, वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र भारत में उसको लागू करने की कोशिश, उसका संवैधानिक उपबंध किया गया, उसमें कहीं ना कहीं इन सब की विचारधारा का एक मिला जुला असर जो है वो दिखता है। आप इस तरह से लिखिए ना, लिखने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, आप कैसे लिख सकते हैं, कितना आप समझ कर खुद से इसको डिलीवर कर सकते हैं, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है।